हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोग जो है अपना पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। और आज जो है ये यूनिट हमारी टोटल यूनिट नहीं मतलब ये वाला जो हमारा चैप्टर है एंटी हिस्टामिन वाला वो हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और अभी सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रीजन ये है कि अभी नया नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कवर कर रहे हैं। जैसे सिलेबस आपका आ चुका है प्रिंट होके और आपके जहाँ पे नोट्स बनने वाले हैं तो आप लोगों के लिए देखो सारा आपका मटेरियल आ चुका है। तो बस अब सारा कुछ आ चुका है एक दो दिन में पेन। अब बस आपके नोट्स ही बनेंगे रेगुलर और आपको वीडियोज़ भी रेगुलर और थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी जिससे आपका कंटेंट एक में ज़्यादा कवर हो सके। रीज़न ये है कि अगर 10-12 लेक्चर्स बन जाते हैं फिर उनको ढूंढना और इधर उधर कहीं खो जाते हैं। अब 1-2 लेक्चर होंगे तो उसमें आपको ईजिली तरीके से सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी आपको कैसे लगता है ये आइडिया आपको कमेंट करके बताना है कि ये लेंथी वीडियो में मतलब ज़्यादा कंटेंट कवर करना ठीक है कि छोटी छोटी वीडियो में कम कम कंटेंट कवर करके ज़्यादा 10-12 लेक्चर्स बनाना जरूरी है। तो इसके बारे में आप कमेंट्स करके थोड़ा हमें बताना, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग आगे के जो अपने यूनिट्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। चलिए, तो हमारी चल रही थी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर और इसमें हमने जो अपने फर्स्ट यूनिट जो थी स्टार्ट कर दी थी एंटाहिस्टामिनिक को हम बारे में यहाँ पे देख रहे थे। और इसमें हमारे टोटल क्या थे H1 एंटागोनिस्ट के बारे में, H2 एंटागोनिस्ट और देन थे गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट और ये तीनों को हम जो है यहाँ कवर करने वाले हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे आपने 4th सेम में पढ़ी होगी मेडिकेम, तो वहां पर क्या था कि इतने सारे ये ड्रग्स थे तो इस ड्रग्स को सभी को हम कवर करते थे। उससे क्या होता था, आपका टाइम भी बहुत आता था। और ड्रग्स का मतलब सिंपल ये है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा टोटल सेम होगा सबका। जो हमारा H1 एंटागोनिस्ट का एक कॉमन मैकेनिज्म होगा वही हमारा मैकेनिज्म सभी के सभी इसमें लगेगा। फिर हमारा H2 का जो कॉमन होगा वो हमारा इन तीनों ड्रग्स में लगेगा। और जो हमारे इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को हम PPI भी बोलते हैं, तो जो इन PPI के मैकेनिज्म में लगेगा वही सेम हमारा इन बाकी के ड्रग्स में भी लगेगा। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कॉमन मैकेनिज्म और बहुत ज्यादा डिटेल्स में और इन डेप्थ बताने वाला हूँ। वो ऐसी चीज होगी जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगी, ये मैं बात की गारंटी है आपको हमेशा, अगर आप सही से देखते हैं ना। और आज आपको क्या क्या नया पता चलने वाला है, हमारी बॉडी में जो HCl बनता है एक्चुअल में वो HCl बनता कैसे है, उसके नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं, और वो HCl हमारी बॉडी में हम रोक कैसे सकते हैं। जब ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा। तो इन सब चीजों के बारे में जो है हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। तो देखो, पहले हमने कल जो इसका पहला पार्ट था वो जाके आपने नहीं देखा, वो जाके जरूर देख लेना। उसमें हमने क्या कवर किया है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन, फिर हिस्टामिन रिसेप्टर और उनके बारे में सारा कुछ। तो आज हम कवर करेंगे थोड़ा सा, इसको हम पहले से जानते हैं एंटी हिस्टामिन के बारे में। फिर देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन, देन हम देखेंगे सार। एक सार हमको देखना जरूरी है, एग्जाम वगैरह में भी आ सकता है और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे ड्रग्स बनते हैं तो इसको जाना भी जरूरी है। देन हम पढ़ेंगे H1 एंटागोनिस्ट के बारे में, फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, देन इसके जो भी हमारे ड्रग्स आते हैं उसको पढ़ेंगे। फिर उन ड्रग्स की 2-4 ड्रग हमारे ऐसे थे जिसकी हमको सिंथेसिस पढ़नी थी, वो हम सिंथेसिस पढ़ेंगे। देन उसके यूजेस को हम कवर करेंगे। फिर हमारा आता है H2 एंटागोनिस्ट के बारे में, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, उसके बारे में सभी ड्रग्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर मैकेनिज्म। फिर हम गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में कवर करेंगे, उसका मैकेनिज्म देखेंगे और उसके ड्रग्स देखेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक झलक हम चैनल जो हमारा ये वाला है चैप्टर है इसका इंट्रो जानते हैं, देन हम बाकी जाने देंगे। तो एक हमारी बॉडी में होता है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन के कुछ हमारी बॉडी में फायदे होते हैं, कुछ हमारी बॉडी में नुकसान होते हैं। तब तक होते हैं जब तक हमारा ये क्या होता है, एक लिमिट में होता है। अगर किसी वजह से, जो मैंने वजह आपको बता दी थी, कोई एंटीजन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स हो गए ये सब, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, हिस्टामिन की रिलीज बढ़ जाती है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब हमारी बॉडी में नुकसान ज्यादा होने लगेंगे और एलर्जिक रिएक्शन होने लगेगा, जैसे कि सर्दी, खांसी, छींके वगैरह ज्यादा मारोगे और नोज वगैरह में प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हिस्टामिन को रोकने के लिए बाहर से क्या लेते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। एंटी वर्ड अपोज करना हिस्टामिन का, तो ये एंटी हिस्टामिन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस हिस्टामिन के इफेक्ट को, हिस्टामिन का जो असर हमारी बॉडी में हो रहा है इसको क्या कर देते हैं, ये एकदम ब्लॉक कर देंगे और इनहिबिट कर देंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारी ये कंडीशन थी ये हमारी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगी और अब हमारी बॉडी फिर से जो है नॉर्मल कंडीशन में आने लगेगी। तो ये सारा का सारा हमारा सिस्टम का फंडा था। अब चलिए हम इसको टॉपिक वाइज कवर करते हैं, जो हमने यहाँ पे बता रखा है। थोड़ी लेंथी वीडियो होगी क्योंकि आप देख सकते हैं टॉपिक इसमें बहुत बहुत ज्यादा है हमारे। अब हमारा पहला टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन। तो यहाँ बेसिकली ये जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। पहला हमारा इसमें आता है H1 एंटागोनिस्ट, सेकंड हमारा आता है H2 एंटागोनिस्ट और थर्ड हमारा यहाँ पर आता है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, देन इसके ड्रग्स देखेंगे। H1 एंटागोनिस्ट का सिंपल मतलब है, आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी में 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक हमारा होता है H1, देन H2, देन H3, देन आता है H4। तो यहाँ पर जो हमारे H1 रिसेप्टर हैं इस पे जाके हमारा हिस्टामिन बाइंड करेगा और देन वो हमारी बॉडी में क्या होगा, कोई भी अपना एक्शन देता है, जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं। जब मैंने आपको रिसेप्टर वाला सीन बताया था उसको मैंने यहाँ आपको बता दिया था, इसको मैं आगे जाके और भी आपको क्लैरिफाई कर दूंगा।
तो ये आप बेसिक समझो, ये फंडा होता है यहाँ पर। अब जो H1 एंटागोनिस्ट होता है इसका काम क्या होगा कि ये जब आएंगे तो ये जो H1 रिसेप्टर है इसको जाके क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। और जब ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो रीजन क्या है कि अब ये हमारे हिस्टामिन है वो इसके ऊपर जाके बाइंड नहीं करेंगे, और जब वो इसके ऊपर जाके बाइंड नहीं करेंगे तो कोई भी एक्शन अपना हमारी बॉडी में नहीं शो करेंगे। तो ये हमारे कहलाते हैं H1 एंटागोनिस्ट। सेम कहानी हमारी H2 के साथ आती है। तो जो H2 एंटागोनिस्ट है वो सेम इसकी तरह करेंगे, वो क्या करेंगे, हमारे H2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे, और इसकी वजह से जो भी काम, जो भी एक्शन हमारा H2 वाले देने वाले थे वो एक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो ये थे H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर आप सच में पढ़ते लिखते हैं, कि सर फिर H3 और H4 क्यों नहीं आया यहाँ पर। तो देखो, वैसे इसका जो है हमारे बॉडी में इतना ज्यादा क्लिनिकल यूज नहीं देखा गया है, और फिर दिया भी नहीं है सिलेबस में, हमारे सिर्फ 2 दिया है, बाकी इसीलिए नहीं दिया होगा क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मतलब हमारी बॉडी में क्लिनिकल यूज नहीं देखा गया है। मोस्टली जो हमारा होता है वो हमारा कहां से आता है, H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर से आता है। तीसरे तरह के हमारे इसमें कौन से आते हैं, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको जब इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी बस इतना बताता हूं कि हमारी बॉडी में एक होती है प्रोटॉन पंप, और इस प्रोटॉन पंप का काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में यहां से क्या करती है, HCl को सीक्रेट करती है, यानी कि हमारी बॉडी में HCl को प्रोडक्शन करती है स्टमक के अंदर। तो ये हमारे प्रोटॉन पंप का काम होता है। अब जो हमारे ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, नाम को आप समझ आ रहा है, इनहिबिटर यानी कि रोकने का काम, तो ये क्या करते हैं, वो इस प्रोटॉन पंप को जाके क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि अब हमारी बॉडी में HCl बनना बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है HCl की जो प्रोडक्शन है, सीक्रेशन है, जो हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया था वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये काम है। अब ये क्यों कम होता है, हम HCl को क्यों कम करें, इसको हम आगे जाके और ज्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई। एक तरीका और है कि जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट है ये हमारे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा इसमें आता है फर्स्ट जनरेशन वाला, और दूसरा हमारे इसमें आता है सेकंड जनरेशन वाला। अब इसकी कहानी सिंपल इतनी समझो कि जो हमारे फर्स्ट जनरेशन हुए ये क्या होते हैं कि ये हमारी बॉडी में आएंगे, हमारी बॉडी में एंटी हिस्टामिनिक का काम करेंगे, H1 को रिसेप्टर ब्लॉक करेंगे, लेकिन ये एक साइड इफेक्ट देते हैं, या आप इनका मैकेनिज्म समझो, फंक्शन की, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में सेडेशन कॉज करते हैं। अब सेडेशन का मतलब क्या होता है, जब हमने स्टडी की थी अपनी सिडेटिव और हिप्नोटिक्स वाला 4th सेम में, तो हमने क्या देखा था कि ये जो सेडेशन होती है, जब हमारी बॉडी में ऐसी डिसऑर्डर आ जाए कि हमको नींद नहीं आती, हमारी CNS की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस टाइम पर हम सिडेटिव्स देते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी जो CNS की एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, हमारी बॉडी में ड्रोजीनेस कॉज करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ढीलापन आएगा, ऐसा लगेगा जैसे हम नींद में है, ये सब आएगा। और अगर हम इसको और ज्यादा अमाउंट में देते हैं सेडेटिव्स को, तो वो हमारे हिप्नोटिक्स बन जाते हैं, और हमारी बॉडी में वो स्लीप को भी इंड्यूस करते हैं, यानी कि पूरा हमारी बॉडी को सुला सकते हैं अगर वो हिप्नोटिक्स की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में काम क्या होता है इनका, CNS की एक्टिविटी को कम करना, ड्रोजीनेस कॉज करना, और थोड़ा सा साइड इफेक्ट, यही सब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में फर्स्ट जनरेशन वाले जो एंटी हिस्टामिनिक होते हैं उनका ये काम भी होता है। तो अब इसके फायदे नुकसान क्या है, देखो, अगर बॉडी में CNS की एक्टिविटी ज्यादा है तब तो इसके फायदा है, लेकिन मान लो कोई नॉर्मल बंदा है, भाई उसको नहीं चाहिए, उसका ब्रेन एकदम नॉर्मल है, उसको केवल क्या है, हिस्टामिन हो गया, एलर्जी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रही है, अब आपने उसको ये वाली दे दी, तो इससे क्या होगा, उसके माइंड वगैरह में सेडेशन होगा, वो थोड़ा सा लूज करेगा, ढीला, तो अब वो अपने दैनिक जो उसके कार्य होते हैं वो नहीं कर पाएगा, रेगुलर जो उसके वर्क होते हैं। जैसे मान लो उसको बाइक वगैरह कहीं चला के जाना है, तो अब वो बाइक वगैरह नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता, भाई सेडेशन आ रही है, उसको थोड़ी सी ड्रोजीनेस हो रही है, झटके आते नींद के थोड़े ऐसे, तो भाई बाइक चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो इस चक्कर में जो हमारे ये फर्स्ट जनरेशन वाले ड्रग होते हैं इनको थोड़ा सा कम वैल्यू आज के जमाने में दी जाती है। अब देखो, सिंपल सा फंडा आपको बताऊंगा, जनरेशन क्या होती है, किसी चीज को अपडेट करना, अपग्रेड करना। जैसे मोबाइल में आपने देखा होगा, कोई भी हमारा लो बजट का, तो कोई जब नई चीज बनाई जाएगी तो वो इससे बेस्ट बनाई जाएगी, तभी उसका मतलब है, इससे बेस्ट बनाई जाएगी तभी वो नई है, वरना तो है ही नहीं को मतलब। सेम हमारे यहाँ पर आते हैं सेकंड जनरेशन वाले, कि अब उन्होंने क्या किया, एक और नए तरह के ड्रग हमारे बनाए गए सेकंड जनरेशन वाले। अब ये जो बनाए गए वो में क्या किया गया कि अब जो फर्स्ट जनरेशन की कमी थी, जो इसके साइड इफेक्ट है, उस कमी को पूरा कर दिया गया। यानी कि यहां पर क्या हो रही थी, सेडेशन कॉज हो रही थी, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब भी नहीं किया जाता था। रीजन, अब पहले तो यही थे, तब तो भाई दी जाती थी, अब नहीं दिए जाते। रीजन क्या है कि अगर कोई इसको ज्यादा खाएगा तो भाई ब्रेन की फालतू में ब्रेन में एक्टिविटी कर रही है, तो ब्रेन में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अब क्या हुआ, सेकंड जनरेशन का ड्रग आए। अब इनका काम क्या होता है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स की एक्टिविटी करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी शो करते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, सेडेशन वगैरह कॉज नहीं करते हैं। तो ये आप समझ गए। अब आपको रीजन पता चलना है कि आखिर क्यों ये हमारे सेडेशन कॉज करते हैं
और क्यों ये हमारे सेडेशन कॉज नहीं करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं ये थोड़े से लाइपोफिलिक होते हैं नेचर में, और इनका काम क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है ब्लड ब्रेन बैरियर, और इसको जब तक कोई ड्रग हमारा क्रॉस नहीं करेगा वो सीएनएस तक नहीं पहुंचता है। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जाते हैं और लाइपोफिलिक नेचर की होने की वजह से वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके और हमारे सीएनएस तक पहुंच जाते हैं, इसलिए वो अपनी एक्टिविटी यहां शो कर पाते हैं। लेकिन जो सेकंड जनरेशन वाले हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे इसको क्रॉस नहीं करते क्योंकि ये लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, और दूसरी बात ये हमारे एक्ट ही नहीं करते ब्रेन पे जाके। इनका मतलब एक्चुअल में इनका काम ब्रेन पे है ही नहीं, हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, ये है यहाँ पे, तो ये इस बॉडी तक ही रहते हैं, ये हमारे ब्रेन तक जाते ही नहीं है। तो जब ये ब्रेन तक ज्यादा जाएंगी नहीं, ये सिर्फ पेरीफेरियली अपना जो है एक्ट दिखाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में पीएनएस सीएनएस दो तरह के सिस्टम होते हैं, सीएनएस मतलब सेंट्रली, पीएनएस मतलब पेरीफेरियली, यानी कि पूरी बॉडी में। तो ये पूरी बॉडी में अपने जाके असर दिखाते हैं, ये ब्रेन के पास जाते ही नहीं भाई, जाते ही नहीं पंगे लेने, तो भाई ना सेडेशन होगा ना कोई ड्रॉजीनेस होगी। तो ये इनका सिंपल था यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन का फंडा होता है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे। अब अगर हम ड्रग्स के बारे में देखें तो फर्स्ट जनरेशन में टोटल यहाँ पर 18 ड्रग्स दिए गए हैं, इसमें हमको 3 ड्रग्स के क्या पढ़ने हैं, सिंथेसिस भी पढ़नी है। कैसे, डाइफेनहाइड्रामीन हो गए और डाइमाइन हाइड्रानेट हो गए, तो सबके नाम मैं नहीं लेने वाला हूँ, इन सबको आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपके H2 एंटागोनिस्ट आते हैं, तो उसमें 3 तरह के आपके ड्रग दिए गए हैं, और ये हमारा सिमेटिडीन है, फॉर्मेटिडीन है और रेनिटिडीन है। इसका नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, बहुत लोग इसका यूज भी करते हैं। फिर हमारा पीपीआई आते हैं, तो ये तो आजकल मतलब लेटेस्ट चल रहे हैं, इन्हीं का मोस्टली यूज किया जाता है। ओमेप्राजोल हो गए, लेंसोप्राजोल हो गए, रेबिप्राजोल हो गई और पेंटोप्राजोल हो गई, तो ये सबके नाम भी आपने मतलब मोस्टली सुने होंगे। फिर सेकंड जनरेशन वाले आपके ये 4 ड्रग हैं, और एक और है आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो इसको मैं तभी आपको बता दूंगा, एक ही टेक्स्ट है इसलिए मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन में नहीं बताया। तो ये इस तरह से हमारी सारी क्लासिफिकेशन होती है। अब चलिए हम अपने आगे टॉपिक को कवर करते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है सार ऑफ एंटीहिस्टामिन। तो देखो, वैसे तो हमारे सिलेबस में ये नहीं दिया गया है और सबके बारे में भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक कॉमन सार आपको बता रहा हूं, और जो मोस्टली हमारा प्रेफरेंस में हो तो H1 एंटागोनिस्ट के लिए ज्यादा प्रेफरेंस में। तो ये एक सार बताता हूं, इसी से आपका सारा कुछ कल्याण यहाँ पर हो जाएगा, और जरूरी भी है जानना, क्योंकि सार की मदद से ही जो है हमारी बॉडी में जो कुछ भी ड्रग्स बाकी के बनते हैं, काम करते हैं, वो इसी की वजह से करते हैं। चलो पहले कुछ बातें मैं उन लोगों को बता दूं जो पहली बार, जैसे नए नए लोग आते हैं ना, वो जोश एकदम बढ़ जाता है कि अब 5th सेम में एकदम सबकी बजा देंगे, 5th सेम में हम रेगुलर करेंगे, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे, सारे नोट्स बनाएंगे। तो वो नए नए आए हैं, उन्होंने 4th में स्टडी नहीं की होगी, तो उन्हें इस सार के बारे में नहीं पता होगा। तो पहले उनको थोड़ा बहुत सार का आइडिया दे देते हैं। सार का मतलब होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब अगर नाम से समझो तो स्ट्रक्चर, और इसी से क्या रिलेटेड है, हमारी एक्टिविटी। तो देखो, आप एक चीज जानते हो, कोई भी हमारा ड्रग होता है उसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी भाई किसी का भी हो, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो। किसी के हार्ड होते हैं, किसी के कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, किसी के बहुत सिंपल होते हैं। तो इस तरह हमारे हर एक कंपाउंड का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक ड्रग का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस स्ट्रक्चर के बेस पर क्या होती है, उसकी एक्टिविटी। अब जैसे एग्जांपल समझो, कोई हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें ज्यादातर H और OH का यूज किया गया है, तो वो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी का ज्यादा यूज किया है। यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बेस पे हमने ये बता दिया कि वो हमारा हाइड्रोफिलिक है कि लाइपोफिलिक है। तो आप समझ रहे हो, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी हमारे ड्रग के एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, हम क्या करें, मान लो ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, अब अगर हम इसमें ये HO2 इसको हम हटा के कोई और हम एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, तो भाई इसकी लाइपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने एक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या किया, चेंज किया, समथिंग हम उसमें चेंज किया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारा ड्रग है उसके काम में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यही हमारा एक्चुअल में क्या होता है, सार होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, नए नए ड्रग को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमने एक कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ पे पकड़ लिया, अब हम इसमें चीजों को अलग अलग जोड़ेंगे। कई हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, यानी कि कई बार हम वहाँ पे CH3 जोड़ रहे हैं, एक आध बार हम यहाँ पर रिंग जोड़ रहे हैं, एक आध बार हम यहाँ पर कार्बन जोड़ रहे हैं। तो इस तरह करके हम यहाँ पे अलग अलग चीजें जोड़ेंगे, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग हमारे यहाँ पर अलग अलग ड्रग बनेंगे, और उन अलग अलग ड्रग का अलग अलग काम होगा। तो आप देख रहे हो, एक कॉमन चीज हम कितने सारे ड्रग बना सकते हैं, और उससे कितने ज्यादा हमारी बॉडी में फायदे होंगे। तो यही हमारा एक्चुअल में कहलाता है सार, और इसी को हम पढ़ते हैं यहाँ पर, अब तक हम 4th सेम में इसी को पढ़ते आए हैं। अब एक देसी एग्जांपल समझो, जब घर वगैरह में कभी सफाई होती है, आप लोगों ने देखा होगा,
तो वहां पे कुछ मतलब हर घर में थोड़े तरह के पर्सन होते हैं, एक कोई ज्यादा लंबा होगा, एक कोई गट्टा होगा, एक कोई ज्यादा ताकतवर होगा, एक कोई बिल्कुल दुबला पतला होगा। तो इनसे उन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी कि उनका एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रक्चर हो गया, उसी के अकॉर्डिंग से काम करवाते हैं। एग्जाम्पल, जो सबसे लंबा होगा उससे कहेगा भाई आप ऊपर के जाले साफ कर दो या पंखा वगैरह साफ कर दो। जो सबसे छोटा होगा, गट्टा मान लो कोई ताकतवर है तो उससे कहेंगे भाई ये इसको उठाओ, टेबल को, आप इस बेड को उठाओ, इसके नीचे से उठाओ, यानी कि उसको वैसा काम करवा रहे हैं। कोई दुबला पतला तो उसको कोई पतली जगह डालेंगे, जैसे मान लो कोई अलमारी हो गई, छोटी जगह हो गई, तो भाई तो इसके अंदर जाके ये सब साफ कर दें। यानी कि उसके स्ट्रक्चर, जब रियल लाइफ में हम पर्सन के स्ट्रक्चरिंग हिसाब से काम करवाते हैं तो वही हमारा सेम यहाँ होता है कि उस ड्रग के अकॉर्डिंग ही, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम अपनी बॉडी में जो है एक्टिविटी देखते हैं। तो ये हमारा सिंपल क्या हो गया, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हो गई। तो अब हम यहाँ किसकी पढ़ने वाले हैं, एंटी हिस्टामिन के बारे में। तो यहाँ पर इसका एक जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का होता है। दो यहाँ पर एराइल ग्रुप लगे होते हैं, एक AR और एक AR डैश से मैंने डिनोट किया है। फिर एक हमारे यहाँ X ग्रुप है। अब ये X फॉर हेलोजन नहीं है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ऐसी मतलब एक कॉमन खाली जगह आप समझ लो। तो यहाँ पर हम 3 तरह की चीजों को ऐड कर सकते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। तो इसको आप अभी मान लो X ग्रुप सिंपल मान लो। फिर तीसरा हमारे यहाँ पे आते हैं कार्बन, 2 कार्बन जुड़े होते हैं। अभी मैंने बैलेंस ही वगैरह नहीं किया, आप कहोगे CH2 आएगा, CH2 आएगा, ये सब आपको बताने के लिए जनरल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब 2 कार्बन से हमारा क्या बन जाता है, ईथ बन जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इथाइलिन ब्रिज बोलते हैं। फिर लास्ट में हमारे यहाँ पर होता है एक N ग्रुप, जिसको हम अमीन ग्रुप बोलते हैं। तो चौथा हमारे यहाँ पे जुड़ा होता है अमीन ग्रुप होता है। देखो अब यहाँ पर कभी भी सार लिखना हो तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी पहले कि आप क्या कर सकते हो, सबकी नंबरिंग कर सकते हो, और एक मतलब 2 तरह से हम इसका काम कर सकते हैं। देखो पहला हमारा होता है पार्ट वाइज, और सेकंड हमारा होता है उसकी हम नंबरिंग कर लें और नंबर के अकॉर्डिंग कर दें। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर होता है। जैसे मान लो एग्जांपल, एक पूरी फैमिली है और उस फैमिली में भाई छोटे छोटे परिवार रहते हैं। एक बड़ी फैमिली है ना, तो ये चाचा का, ये बड़े चाचा का, ये ताऊ का, ये हमारा खुद का। तो इस तरह हमारी यहाँ पर फैमिली हो गई। तो अगर कोई बाहर का बंदा आया तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये है कि भाई जितने टोटल मेंबर मान लो 28 है पूरी फैमिली में, तो हम एक एक करके सभी मेंबर को इंट्रोड्यूस कर दें। या फिर एक तरीका ये है कि हम इन 4 फैमिली को इंट्रोड्यूस कर दें और पूरे घर के बारे में उन्हें पता लग जाएगा। तो इस तरह हम 2 तरह से यहाँ पर अपना जो सार होता है उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहला ये है कि हम क्या करें, यहाँ पर नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम एक एक नंबर का बता दें कि फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम इसकी जगह ये लगा दें तो इसमें ये हो जाएगा, इसकी जगह ये लगाते हैं तो ये हो जाएगा। और एक होता है कि हम उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर लें। तो यहाँ पर देखो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा। पहला हमारा ये एराइल ग्रुप आ गए, सेकंड हमारा ये X ग्रुप आ गया, थर्ड हमारा ये इथाइलिन ब्रिज आ गया, फोर्थ हमारा आ गया अमीन ग्रुप। और सबके बारे में 2-2 लाइनें लिख दो और आपका सार जो हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपको डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा हम चूज करें। तो देखो अगर कभी कोई ऐसा कंपाउंड आपके सामने, इसका आपको सार लिखना है, तो आप क्या करोगे, फिर आप यहां नंबरिंग कर लोगे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और फिर आप इजी तरीके से कर सकते हो। लेकिन आपके सामने अभी क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर है। आप यहां पर नंबरिंग किस बेस पे करोगे, किधर से करोगे, कैसे करोगे। तो इसलिए यहां पर हमारा पहला तरीका जो पार्ट वाइज था वो हमारा क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। तो इसको हम 4 पार्ट में टोटल डिवाइड करते हैं। ये मैंने लिख दिया, एक एराइल ग्रुप हो गया, एक हमारा नेचर ऑफ X हो गया, यानी कि यहां पर हम 3 तरह के कंपाउंड को जोड़ सकते हैं। तीसरा हमारे यहाँ इथाइलिन ब्रिज हो गया, चौथा हमारा हो गया अमीन ग्रुप। तो अब बस हमको क्या करना है, एक एक करके इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, किसमें हम क्या करें, एक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी और हमारे सारे काम हो जाएंगे। चलो तो पहले हम यहाँ पर पकड़ते हैं अपना एराइल ग्रुप। तो ये हमारा है एराइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब अगर इसकी बात करें यहाँ पर एराइल ग्रुप की, तो इसमें जो हमारे ये 2 एराइल ग्रुप है, एराइल का मतलब क्या मैंने आपको पहले ही बताया है, एर से हमारा होता है एराइल और एल से हमारा क्या होता है, एल्काइल। अब जो हमारा एराइल है इसका सिंपल मतलब क्या है, एक रिंग स्ट्रक्चर है, और जो एल्काइल है इसका सिंपल मतलब क्या है, एक चेन स्ट्रक्चर, CH2 CH3 इस तरह के हमारे स्ट्रक्चर होंगे। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एराइल लिखा है, मतलब क्या यहाँ पर 2 हमारे रिंग जुड़ी होंगी। क्या जुड़ी होंगी, 2 रिंग जुड़ी होंगी। तो ये हमारी जुड़ना बहुत बहुत क्या है, इसके लिए जरूरी है। तो पहली लाइन हमारी यहाँ पर क्या बनती है कि जो हमारे ये 2 एराइल ग्रुप हैं, ये हमारे किसी भी एंटीहिस्टामिनिक की एक्टिविटी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इसेंशियल है। तो इसको यहाँ पे लगाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमारे ये दोनों ग्रुप हैं, ये या तो क्या होंगे, हमारे फिनाइल रिंग होगी। देखो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग जो यानी कि फिनाइल रिंग दोनों जुड़ी हुई है। तो या तो ये दोनों की दोनों हमारी फिनाइल रिंग होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई एक रिंग को हम क्या कर सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग भी कर सकते हैं। तो इससे भी क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। आपको पता है एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हमेशा हमारा क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है किसी भी ड्रग के लिए। तो मान लो एक हमारे ये है, ये हमारा एक्टिव है, दोनों हमारी जरूरी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस चीज को हटा के और यहाँ पर एक हमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग जोड़ दें, मान लो हमने यहाँ पर ये जोड़ दिया, अगर हम ये जोड़ देते हैं
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ज्यादा एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ये इससे भी ज्यादा अपना असर दिखाएगा। तो ये दो चीज हो गई। एक हमारा यहाँ पर है कि अगर हम यहाँ पर जैसे हेटेरोसाइक्लिक की जगह हम यहाँ पर क्या दें, मिथाइल एराइल यानी कि एराइल मिथाइल ग्रुप जोड़ दें। अब एराइल मिथाइल का मतलब क्या है, ये हमारा हो गया, और यहाँ पर हम क्या जोड़ दें, CH3 और जोड़ दें, तो मिथाइल एराइल ग्रुप जोड़ दें, तो भी हमारी जो इसकी एक्टिविटी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 3 तरह के यहाँ पे ग्रुप जोड़ सकते हैं और इससे हमारे कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पहला पॉइंट। अब यहाँ पर आपने एक कॉमन चीज ये देखी कि अगर हम इस एराइल ग्रुप को यहाँ से हटाते तो भाई इसकी एक्टिविटी घटेगी, वरना इसकी एक्टिविटी जो होती है हमारी नॉर्मल बढ़ रही थी। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे इसमें पहले ग्रुप में। अब यहाँ पर एक चीज और है कि जो हमारा ये वाला ग्रुप है, अगर हम यहाँ पे कोई क्लोरीन, ब्रोमीन या OCH3 जैसा कोई और ग्रुप और जोड़ देते हैं तो इस पूरे कंपाउंड की क्या हो जाएगी, एक्टिविटी हमारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर आपने 2-4 चीजें सीखी, तो यही आपको बस 2-4 चीजें बातें लिखनी है, किससे एक्टिविटी बढ़ रही है, किससे एक्टिविटी घट रही है, कंप्लीटली लॉस हो रही है, कंप्लीटली बढ़ रही है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको बस 2-4 बातें यहां पे लिखनी होती हैं। दूसरा हमारा यहां पर आता है ये वाला एक्स ग्रुप। तो इसका नेचर क्या होगा, इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। देखो ये जो हमारा एक्स ग्रुप है इसमें हम 3 चीजें लगा सकते हैं। पहला हमारा इसमें होगा नाइट्रोजन, दूसरा हमारा होगा ऑक्सीजन और तीसरा हमारा होगा कार्बन। एक बात अभी बता दूं, अगर हम इन तीनों की जगह कोई और यहां पर कंपाउंड या एलिमेंट ऐड करते हैं तो इस पूरे एलिमेंट की, जो पूरा जो हमारा कंपाउंड है, इस पूरे की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या तो बिल्कुल लॉस हो जाएगी या बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारा ये एक्स है, इस जगह पे हम सिर्फ 3 तरह के कंपाउंड को लगा सकते हैं, या तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन। तो ये आपको एक सिंपल पॉइंट बन गया कि देयर आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इफ वी ऐड या सब्स्टिट्यूट एनी अदर देन दीज 3 देन द एक्टिविटी विल बी कंप्लीटली लॉस और कंप्लीटली डिक्रीज। तो इस तरह आप यहां पर ये बना के भी लिख सकते हैं, मैंने यहां ऑलरेडी लिख रखा है। अब यहां पर क्या क्या लगाते हैं तो क्या बनता है, अगर हम यहां एक्स की जगह एल लगाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पर हमारा बनेगा इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव बनते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर को इस तरह का होगा। ये कॉमन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, CH3 लगाना है, नॉर्मल है। यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग लगानी है, यहाँ एक बेंजीन रिंग लगानी है, या कहीं पे आप हेटेरोसाइक्लिक लगा लो, तो आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक सभी के जो है ऑटोमेटिक बने हुए हैं। उसके बाद बस आपको बैलेंस करने, यहाँ CH2 आ जाएगा, यहाँ CH2 आ जाएगा, और आपका एक कंप्लीट कंपाउंड बन जाएगा इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव का, जो एक एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होगा और उसका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। दूसरा हमारे यहाँ आते हैं X = O। अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगाते थे तो हमारे यहाँ पर क्या बनता, अमीनो एल्काइल ईथर एनालॉग बनता, ये बन जाता, और बस आपको यहाँ पे दो यहाँ एराइल रिंग जोड़नी है और यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ने हैं। तीसरा हमारे यहाँ आता है X = C होता, अगर कार्बन होता तो अगर कार्बन होता तो ये हमारे कंपाउंड कहलाते मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग कहलाते, यानी कि इसी के डेरिवेटिव कहलाते। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो अभी ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में आपको आगे जो कंपाउंड और जो है मिलने वाले हैं। अब हम समझते हैं अपनी सब्स्टिट्यूट ऑन इथाइलिन रिंग। देखो ये आपको पता लगेगा 3 चीजें जुड़ती हैं और एक्टिविटी इन तीनों से ही बढ़ेगी, अगर इन तीनों को हटा देंगे तो एक्टिविटी घट जाएगी। फिर आती है हमारी ये इथाइलिन ब्रिज। तो यहाँ पर आपको ये 2 कार्बन दिख रहे होंगे, तो इसका भी सिंपल फंडा है कि यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर आप इस कार्बन की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे, बढ़ाएंगे, ब्रांचिंग करेंगे, इसके ऊपर जोड़ेंगे कुछ चीजें, तो फिर इसकी एक्टिविटी घट जाएगी। यानी कि यहाँ पर सिंपल कहा गया है ये 2 जो हमारे कंपाउंड है ये एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, सिर्फ 2 कार्बन। आपको ना इनमें कार्बन कोई बढ़ाना है, ना कोई कार्बन घटाना है, ना ही ऐसा भी नहीं करना कि यहाँ पे आपने जोड़ के एक CH3 CH2 लगा दिया, तो ये सब काम भी आपको नहीं करने। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अदरवाइज इसकी एक्टिविटी जो है ठीक है। तो ये 2 कार्बन या 2 जो इथाइलिन ब्रिज है ये हमारे लिए एसेंशियल है। अगर हम इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग करते हैं या इंक्रीजमेंट करते हैं कार्बन में, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये इसका सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस भी है, वो हमारा क्या होता है यहाँ पर प्रोमिथाजिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो ये C2 हो गए हमारे यहाँ पर, और इसके साथ में एक हमारा CH3 ग्रुप लिखा है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पर हम ब्रांचिंग नहीं कर सकते, वरना इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन एक हमारे यहाँ पर एसेंशियल केस है, कौन सा, प्रोमेथाजिन है। तो इसमें यहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, लेकिन फिर भी इसकी एक्टिविटी क्या है, घटी नहीं है, इसकी एक्टिविटी बरकरार है। तो बस ये एक ही ट्रैक है, बाकी सब में यही फंडा लागू होता है। अगर आप वहां पर ब्रांचिंग करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो है घट जाएगी। ठीक है, मे भी इसका रीजन ये हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे और भी ग्रुप हैं। एक हमारे यहाँ पर बेंजोडाइजीन वाली रिंग भी लगी हुई है, तो ये हमारी और ज्यादा एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। लेकिन ये हमारी क्या होते हैं, आपको याद होती है, हमारे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स भी कॉज करते हैं। तो इसका हमारी बॉडी में वही CNS एक्टिविटी क्रॉस करेंगे तो सेडेशन भी कॉज होगा। तो ये सब हमारे यहाँ पर रीजन होते हैं। और इसमें बस सिंपल और फाइनल क्या निकल के आता है, इथाइलिन चेन हमारी लगी होनी चाहिए, जरूरी है, इसको हम हटा नहीं सकते, और इसमें हम कोई फेरबदल भी नहीं कर सकते, इसको हम आगे ज्यादा बढ़ाना या कम नहीं कर सकते, वरना एक्टिविटी कम हो जाएगी। लास्ट हमारे यहाँ पर आता है अमीन ग्रुप। तो अगर आपने अमीन ग्रुप को देखा हो तो यहाँ पर अभी क्या है, ये हमारा टर्सरी फॉर्म में है। अब 1 मिनट आप देखो टर्सरी प्राइमरी क्या होते हैं। हमारा जो बेसिक फंडा क्या होता है अमीन का, वो इस तरह होता है, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। ये हमारा अमीन ग्रुप है एक पूरा। अब यहाँ पर अगर हम क्या करें,
एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लो हमने CH3 जोड़ दिया तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी अमीन। दो को हम हटा देंगे, यहाँ भी CH3 जोड़ देंगे तो ये सेकेंडरी अमीन, और तीनों को हम हटा के यहाँ CH3 जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी अमीन हो जाएगा। तो जो हमारा टर्सरी अमीन है वो हमारा एक्चुअल में एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी और एसेंशियल है। और यही रीज़न है यहाँ पर कि देखो यहाँ पर आपको ये N है, यहाँ पर तीनों आपको क्या मिलेंगे, एक टर्सरी अमीन यहाँ पर मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिविटी जो है बढ़ जाती है। तो ये आप समझ गए, यहाँ पर टर्सरी अमीन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर हम इस N जो हमारा है यहाँ पर हम क्या करें, एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर अगर हम इसको बंद कर देते हैं तो इसकी एक्टिविटी और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें आपको दो पॉइंट देखने को मिले, एक हमारा टर्सरी अमीन एसेंशियल एक्टिविटी के लिए, और दूसरा क्या है कि अगर हम यहां पर क्या कर देते हैं, हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगा देते हैं एन में, तो ये हमारी इसकी एक्टिविटी और ज्यादा मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पर क्या था, अब तक हमने देखा सार ऑफ एंटीहिस्टामिनिक। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो के दौरान कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हम लोगों से जो है पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम H1 एंटागोनिस्ट के बारे में, ठीक है। तो हमारा अब यहाँ पर टॉपिक यहाँ पे कौन सा स्टार्ट होता है, थर्ड वाला H1 एंटागोनिस्ट स्टार्ट होता है। देखो अब इसकी कहानी हम इस तरह समझते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, पहले आज ये समझ लो, ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट जनरेशन, एक सेकंड जनरेशन, जो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। अब चलिए इसका सिंपल काम क्या होगा, जो मैंने आपको बता दिया, हमारी बॉडी में जहां जहां H1 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, इनका काम होगा ये इस H1 रिसेप्टर को आके क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और हमारी बॉडी में अब इसका एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं कैसे। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या है, एक आप ऐसे समझो, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लो कि हमारा एक H1 रिसेप्टर है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसको मैंने एग्जांपल ले लिया, मानो ये हमारा लंग्स में, इंटेस्टाइन से कहीं भी हमारा प्रेजेंट हो सकता है। ये हमारा एक सिंपल H1 रिसेप्टर है। अब यहाँ से रिलीज मैंने आपको बता दी थी कि मास्ट सेल से हमारा हिस्टामिन कैसे रिलीज होता है फर्स्ट पार्ट में, तो वो आपने नहीं देखा हो, जाके आप देख लेना। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा हिस्टामिन यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज होके वो क्या करेगा, अभी यहाँ पे आप इसको छोड़ो, ये हमारा यहाँ जाके बाइंड कर जाएगा। जैसे ही हमारे ये H1 रिसेप्टर जाके बाइंड करता है, हमको पता है ये रिसेप्टर हमारे GPCR वाले होते हैं, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वाले होते हैं। तो जैसे ही वो यहाँ जाके बाइंड करेगा, ये हमारा फॉस्फोलाइपेज C वाला जो एंजाइम था उसको जाके एक्टिवेट कर देगा। उसकी वजह से हमारी बॉडी में दो तरह के हमारे सेकेंडरी मैसेंजर निकलते हैं। एक हमारा निकलता है IP3, एक हमारा निकलता है DAG, जो हमारे दोनों के दोनों PIP3 से बनते हैं, ठीक है। और ये हमारे फॉर्म होते हैं शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ऐसे ही हमारे फॉर्म होते हैं। तो ये दो तरह के हमारे यहाँ पर ये निकल के आते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि जो हमारा IP3 है वो हमारा डायरेक्टली क्या करेगा, कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है हमारे इसमें उसको बढ़ा देता है। दूसरा जो हमारा DAG है, ये हमारा क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट करेगा, और ये भी फर्दर हमारा क्या कर देगा, कैल्शियम जो कैल्शियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। अब जैसे ही हमारी ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, रिलीज ये ज्यादा होने लगेगा, ये हमारी बॉडी में एक्शन कॉज करेगा, जो भी भाई इसके एक्शन होते हैं, काम होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हमारा फंडा क्या कर रहा है, H1 रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ से इसने ये सारा किया, X को एक्टिवेट किया, IP3 DAG एक्टिवेट हुए, इन्होंने इनडायरेक्टली जाके क्या किया, Cl2 यानी सॉरी कैल्शियम जो हमारा आयन है उसको इसको इंक्रीज कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इसकी रिलीज को बढ़ा दिया, और जो हमारी बॉडी में जाके क्या करेगा, फिर फर्दर अपने एक्शन शो करेगा। अब इसके एक्शन क्या होंगे, काम क्या होंगे, तो इस सब के लिए आपको कॉमन यही चीज याद रखनी, जो हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर थे वही वाले, कि हमारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लंग्स में, GI ट्रैक्ट में, CNS में, वस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स में, हार्ट में, T सेल, B सेल, इनमें काम क्या होता है हमारी बॉडी में, पेन करेंगे, प्यूराइटिस यानी कि ईचिंग कॉज करेंगे, वेजोडाइलेशन करेंगे, हाइपोटेंशन करेंगे, हेडेक करेंगे, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेंगे, ये सारे इसके कुछ काम है, इंक्रीज करेंगे वस्कुलर परमेबिलिटी को। तो ये सब काम है। अब अगर कोई भी हमारा एंटीहिस्टामिन आता है, वो अगर इस चीज को ब्लॉक कर देगा तो इसके काम को भी तो ब्लॉक कर देगा, यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पर पेन हमारा रिड्यूस होगा, प्यूराइटिस कम होगी, वेजोडाइलेशन हमारी कम होगी, तो वेजो कंस्ट्रक्शन में थोड़ी धीरे मतलब नॉर्मल होने लगेगी, हाइपोटेंशन कम होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर हेडेक थोड़ा कम होगा, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन जो हो गई थी वो हमारी फिर से थोड़ी थोड़ी डायलेट होने लगेगी, हमारी बॉडी में हमको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, अस्थमा में थोड़ी हेल्प मिलेगी। वस्कुलर परमिटिविटी जो हमारी बढ़ गई थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, हमारी ट्रिपल रिस्पॉन्स कम होगा, ऑडेमा का फॉर्मेशन कम होगा, एलर्जिक रिएक्शंस कम होगी। तो आपको बस क्या करना है, जो आपने यहाँ पढ़ा था, जो फर्स्ट बार मैंने आपको पढ़ाया था, उसको बस आपको एक उल्टे वे में पढ़ते जाना है, और सारे के सारे काम हमारे वही H1 एंटागोनिस्ट के होने वाले हैं। तो ये हमारा एक जनरल मैकेनिज्म था, और आप चाहो तो अगर आपको ये सब फंडा ना चाहिए, आप डायरेक्ट लिखो हिस्टामिन नाम से रिलीज होता है, H1 रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगा, और H1 पे बाइंड होने के बाद वो अपना जो भी उसका एक्शन था वो अपना एक्शन शो करेगा। तो ये हमारा हिस्टामिन का काम था। अब बारी आती है एंटीहिस्टामिन की। तो एंटीहिस्टामिन में जो हमारे H1 एंटागोनिस्ट है वो क्या करेंगे,
यहाँ से आएंगे और इस वाले रिसेप्टर पर जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। देखो ब्लैक आ गया और इस पर बाइंड करके इस पूरे रिसेप्टर की जगह को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब हमारा हिस्टामिन जो है वो इसके ऊपर जाके बाइंड नहीं हो सके। भाई पहले से जगह भरी हुई है, आपने देखा होगा कॉलेज, स्कूल या बस, ट्रेन कहीं भी होता है, अगर कोई आपकी सीट घेरे या कोई सीट पर पहले से बैठा है तो ऐसा तो नहीं है भाई आप उसके ऊपर जाके बैठ जाओगे, आप वो सीट का वेट करोगे जब तक वो खाली ना हो जाए, वरना आप उस सीट पे बैठ नहीं सकते। सेम है यहाँ पर क्या हुआ कि H1 जो एंटागोनिस्ट है, ब्लॉकर है, उसने क्या किया, इस रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर दिया। तो अब जो हमारा हिस्टामिन है वो यहाँ पे जाके बाइंड नहीं हो सकता। तो यही हमारे यहाँ पर होता है ब्लॉकेज। और जब तक हमारे यहाँ के बाइंड नहीं होगा, ना हिस्टामिन हमारे यहाँ के बाइंड होगा, ना ही हमारा यहाँ PLC जो है यानी कि फॉस्फोलाइपेज सी है वो एक्टिवेट होगा, और ना ही हमारा कोई और बॉडी में कोई और काम देखने को मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा होता है। अब एक और बात जान लो, ये हमारा इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं कि इसने परमानेंट ब्लॉक कर दिया, जब हमारी बॉडी में नॉर्मल हो जाएगी, कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी, और जब हमारे ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है यानी कि कितनी देर असर करेगा वो खत्म होगा, धीरे धीरे ये ड्रग हमारे यहाँ से खत्म हो जाएगा, स्टेमिना हमारा फिर से लगने लगेगा और फिर से अपना काम करेगा। तो बस ये हमारी बॉडी में रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये बॉडी से हमारे हट जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो ये हमारे रिवर्सिबल अपना एक्शन शो करते हैं। तो ये था पूरा का पूरा हमारा मैकेनिज्म H1 एंटागोनिस्ट का। और ये हमारा फर्स्ट जनरेशन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सेडिशन कॉज करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारे CNS जो न्यूरॉन्स यहाँ पर आपको ये भी यहाँ दिख रहा होगा, ये CNS न्यूरॉन्स में भी जाते हैं हमारे। तो जो हमारे CNS न्यूरॉन्स है वहाँ पे जाके ये अपना ज़्यादा असर दिखाते हैं, और ज़्यादा असर दिखाएंगे तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी में सेडिशन भी कॉज करेंगे। और बस यही सारे फंडे इसके। फंक्शन देखें, कॉमन फंक्शन देखें तो मेन इसका क्या है, ब्रोंकोडायलेशन, यानी कि वहां पर क्या हो रही थी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये उस चीज को थोड़ा सा ठीक करेंगे, ब्रोंकोडायलेशन कराएंगे। फिर जो वस्कुलर परमेबिलिटी हमारी कम हो रही थी, वहां जाके ओडेमा वगैरह भी ज्यादा बन रहा था, वस्कुलर वेसल ज्यादा वहां भर रहे थे, वो सब चीजें हमारी यहाँ पर कम हो जाएंगी। पेन कम होगा, प्यूराइटिस कम होगा, हेडेक कम होगा, हाइपोटेंशन, ये सब चीज़ हमारी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो ये सब हमारे कॉमन काम है कुछ H1 एंटागोनिस्ट का। इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब आगे आप जाएंगे वहाँ थोड़ा आपको मैकेनिज्म जो है टिपिकल देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ ड्रग्स की। तो देखो वैसे इसके ड्रग ना बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए 3 ड्रग लिए हैं जिनका हमको सिंथेसिस भी पढ़ना है, क्योंकि ड्रग्स का सिंपल फंडा है, मैं आपको बताते जाता, आप केवल सुनते भी नहीं, आपको नोट्स चाहिए इसके। तो मैं क्या करूँगा, बाकी जो भी ये हमारे ड्रग्स होंगे इन सबके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अभी जो हमारे 3 मेन ड्रग हैं, ये वाला, फिर हमारे यहाँ पर आता है प्रोमिथादीन, और एक और हमारे यहाँ पे क्या आता है, ये वाला ट्राइप्रोलिडीन। तो इसकी आपको सिंथेसिस भी पढ़नी है। तो इन 3 ड्रग को मैं यहाँ पर आपको जो है बताने वाला हूँ, कैसे हैं, क्या है, सारा कुछ। ठीक है, चलिए पहला हमारा तो इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पर डाइफेनहाइड्रामीन है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, कुछ इस तरह का इसका पूरा का पूरा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर बीच में हमारा क्या लगा होता है, ओ लगा होता है, यानी कि ये अमीनो वाला हमारा फंडा होता है यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ दिख गया होगा। चलिए अब बात करें, वही मैंने 2 बातें लिख दी हैं, फर्स्ट जनरेशन का एंटीहिस्टामिन, ये आपको पता ही है, आपको ये क्लासिफिकेशन याद तो करनी ही पड़ेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है हमारा H1 का, और CNS पे जाके भी एक्ट करता है, तो हमारी बॉडी में सेडेशन और ड्रोजिनोस भी कॉज करेगा। और इसके पास कुछ हमारी एंटी मस्कैरेनिक एक्टिविटी भी होती है। देखो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम में जब आपके लिए क्वेश्चन आएगा ना, तो वो ऐसे नहीं आएगा कि भाई H1 एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म बताओ। वो कैसे आएगा, वो आपके लिए डायरेक्ट आएगा कि आपको क्या करना है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड का आपको जो है मैकेनिज्म बताना है, और ये 5, 10, 7 जितने में भी आ सकता है बाकी चीजों के साथ में। तो अब आपको क्या करना है, इस मैकेनिज्म में आपको सिंपल ये बातें नहीं लिखनी है कि भाई आपको 4 बातें लिखी, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आपने ये लिख दी, आपका कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सा लिखना पड़ेगा, जो अभी अभी आपने इन डेप्थ में पढ़ा था, ये वाला मैकेनिज्म, क्योंकि ये हमारे सभी H1 एंटागोनिस्ट के लिए है ना, और ये भी तो हमारा H1 एंटागोनिस्ट है, ये तो नहीं है कि भाई अलग आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है। तो ये भी हमारा H1 एंटागोनिस्ट का है, और इसी के बारे में आपको जो है यहाँ पर इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। लोग बस इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हमने ये सिर्फ H1 एंटागोनिस्ट का पढ़ाया है, इन ड्रग्स का सबका अलग अलग होगा। अलग क्यों होगा, ये है तो इसी के अंदर। तो जब भी आपके लिए आता है मैकेनिज्म, आपको देखो यहाँ सिंपल लिख दिया कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, मतलब क्या, मतलब तो सिंपल यही है कि ये इसी की तरह देखने में है, तो इसको ये जाके यहाँ ब्लॉक कर देगा। तो बस आपको क्या करना है, इस H1 एंटागोनिस्ट की जगह आप उस ड्रग का नाम लिख देना, और उस ड्रग के नाम पे आप बोल देना कि वो जहाँ जाके ब्लॉक करेगा, उसको ब्लॉक होने की वजह से हिस्टामिन यहाँ जाके बाइंड नहीं करेगा, तो अब ना ही हमारा फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा, ना ही हमारी बॉडी में कोई भी एक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, आपको एक कॉमन मैकेनिज्म जो मैंने बताया वही आपको हर ड्रग के अंदर लिखना पड़ता है। तो ये इसका मैकेनिज्म यहाँ पर हो गया, आप समझ गए होंगे। अब इसकी हम समझते हैं सिंथेसिस। तो देखो पहले हमको क्या लेना है, एक डाइफिनाइल मीथेन लेना है, उसकी हमको करानी है ब्रोमिनेशन, यानी कि Br2 के साथ रिएक्शन। तो अब क्या होगा, यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक Br निकलेगा, और यहां पर हमारा क्या निकल जाएगा, HBr, और बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, इसके साथ रिएक्ट करके ये पूरा कंपाउंड डाइफिनाइल ब्रोमोमीथेन
फॉर्म हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या कराना है, बीटा डाई मिथाइल अमीनो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करानी है। इसका ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फंडा ये आगे का वो हमारा यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा पूरा ये O से। तो ये H और ये Br ये हमारे फिर से बाहर निकल जाएंगे HBr की फॉर्म में, और ये बाकी चीज़ हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और फाइनली हमारा कंपाउंड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इसका फंडा था। यूजेस देखें यहाँ पर, तो ये हमारा क्या करता है, बॉडी में पेन कॉज करता है, और सॉरी जो हमारी पेन ये चीज़ें कॉज हो रही थी इसको थोड़ा सा ठीक करेगा, ट्रीट करेगा। मैं भी तो ये हमारा क्या करेगा, इन सब चीज़ों को ट्रीट करेगा। किस किस को करेगा, पेन को, पीरियडाइटिस को, राइनाइटिस, हाई फीवर, कॉमन कोल्ड, रेजेस, वाटर आई, कफ, रनी नोज, स्नीजिंग, ये सारे की सारी हमारी क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है। जो मतलब जैसे सर्दी जुकाम होगी, नाक का बहना, जमना, कफ होना, खांसी आना, गले में खराश होना, ये सारे के सारे हमारे एलर्जी वाले रिएक्शन है। इन सबको ये क्या करता है, ट्रीट करता है। ठीक है, दूसरी बात ये हमारा इजीली क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो ये हमारी बॉडी में कुछ कुछ सेडेशन कॉज करेगा और रिलैक्सेशन कॉज करेगा, स्लीप कॉज करेगा। तो ये हमारी बॉडी में इंसोम्निया वगैरह ट्रीट वो हो जाती है बीमारी, तो उसमें भी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हमारे यहाँ पर 2 हो गए बाकी यहाँ पर एक और ड्रग हमारा तीसरा क्या आता है, सॉरी सेकंड यहाँ पर क्या है, ट्राइप्रोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये मैं आपको सिंथेसिस वाले बता रहा हूँ, बाकी और सब है वो आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, सेम कुछ इस तरह का है, और ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन वाला ड्रग है, और मैकेनिज्म एक्शन सेम हमारा वही होगा, H1 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, तो हिस्टामिन हमारा बाइंड नहीं हो पाएगा। यूजर्स की बात करें तो भाई हिस्टामिन के जो भी काम होते हैं उसको ये रोकेगा, और हमारी बॉडी में जैसे कोल्ड कफ वगैरह हो जाती है बीमारी, तो उसमें भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। वही नॉर्मल चीज़ें हैं और कुछ नहीं ज़्यादा। सिंथेसिस की बात करते हैं, एक हमने यहाँ ले लिया 4-मिथाइल एसिटोफिनॉन, फिर यहाँ पे हमने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ ले लिया पायरोडिन। इन तीनों की हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, मैनिच रिएक्शन करा रहे हैं। तब क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलके हमारे यहाँ कंपाउंड बनाते हैं 4-मिथाइल 3-पायरोडिन पायरोफिनॉल। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये पूरा बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2-ब्रोमोपायरिडिन के यहाँ पर यूज करा देते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, कहीं कहीं आपको यहाँ पर MgBr भी मिलेगा, तो उसकी रिएक्शन थोड़ी और चल जाती है यहाँ पर। तो हम यहाँ के ले लेंगे 2-ब्रोमोपायरिडिन ले लेंगे, और उसके बाद हमारा एक यहाँ कंपाउंड बनेगा, और इसको हम जैसे ही डिहाइड्रेशन करा देते हैं हमारे यहाँ कंपाउंड फॉर्म हो जाता है ट्राइप्रोलिडीन। तो इसको आप चाहो यहाँ एक बार लिख सकते हो। अब ये ऐसी सिंथेसिस वगैरह होती है, इसमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल काम यहाँ याद ही करना पड़ेगा। 2-4 रिएक्शन सिंथेसिस है सिर्फ एंटाहिस्टामिन में, तो आप उसको आराम से कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पर 2 ड्रग हो गए। तीसरा हमारा यहाँ पर आता है प्रोमिथादीन हाइड्रोक्लोराइड आता है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ लिख सकते हो, नॉर्मल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट होता है हमारा। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे इसका दिख ही रहा होगा, और वही एक्शन भी इसका भैया H1 रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट करता है, इनहिबिट करता है, और यही सारी चीज़ें। एक ये एंटीकोलिनर्जिक की तरह भी काम करता है। यूजेस की बात करें, इंसोम्निया में ट्रीट होगा, वही सेडेशन कॉज करता है, बाकी हमारे जो भी एलर्जिक रिएक्शन है उसको रोकेगा। तो ये सब हमारे थे H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। बाकी जो ड्रग्स होंगे उसको आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम समझते हैं H1 एंटागोनिस्ट के सेकंड जनरेशन वाले जो ड्रग है। तो इसको मैंने आपको बताया था, सारी कहानी मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, बस फर्क क्या है इसमें H1 और सेकंड और फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड जनरेशन वाले हमारे इस BBA जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको क्रॉस नहीं करते, और जब इसको क्रॉस नहीं करेंगे तो ये हमारे ब्रेन में कोई भी इफेक्ट हमको शो नहीं करेंगे, और इस वजह से ये हमारे आजकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, पेरीफेरियली हमारे H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। मोस्टली हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, तो इतने ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करते हैं। इसके कुछ हमारे ड्रग्स यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, एस्टीमिजोल हो गया यहाँ पर। तो इसका आपको यहाँ दिख रहा होगा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ये है, और जो मैकेनिज्म है वो भी हमारा सेम ही है। हमारा क्या करेगा, जो H1 रिसेप्टर है वो वहाँ जाके ये ब्लॉक कर देगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है इसमें, GIT में, यूट्रस में, लार्ज ब्लड सेल, ब्रोंकियल मसल्स में, वहाँ जाके ये हमारा क्या कर देगा, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। और फिर यूज़ क्या होगा, हमारे एलर्जिक सिम्टम्स जो हमारे हो जाते हैं उनमें ये हमारी हेल्प करेगा। तो राइनाइटिस और कंजक्टिवाइटिस ये 2 तरह की हमारी एलर्जिक सिम्टम है। पहली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी नोज होती है, नोज के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सब नॉर्मल हो जाती है, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी। अब जो हमारी सेकंड यहाँ पर है कंजक्टिवाइटिस, तो इसके बारे में आपको कमेंट में लिख के बतानी है कि क्या होती है, बीमारी कैसे होती है। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा यहाँ पर आता है लोराटिडिन। तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का होता है, और ये भी सेम हमारा है, H1 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा। मतलब आप सिंपल ये समझो कि जो हमारे H1 रिसेप्टर होते हैं तो वो हमारी पेरीफेरियली, ये हमारी ब्रेन है और ये हमारी पूरी बॉडी है। तो पेरीफेरियली ये मतलब इस पूरी बॉडी पार्ट में, और ये CNS 2 जगह हमारे प्रेजेंट होते हैं।
तो जो हमारे सेकंड जनरेशन वाले हैं ना, वो इस CNS पे जाके बाइंड नहीं होंगे, बाकी हमारी पूरी बॉडी जो पेरीफेरियल वाली है, PNS वाला पूरा सिस्टम है, वहां जाके ये बाइंड होंगे। इसी वजह से ये CNS को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये सेडिशन कॉज नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहां पर मैंने स्पेशल लिख दिया पेरीफेरियली। H1 रिसेप्टर ऐसा नहीं है सभी के H1 रिसेप्टर, सिर्फ हमारे जो वो वाले होंगे CNS वाले होंगे, उनको छोड़ के सेकंड जनरेशन वाले हमारे यहाँ मोस्टली बाइंड हो जाते हैं। एक आध थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है H1 पे भी, वहां पे तो इतना ज्यादा हमको साइड इफेक्ट या सेडिशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमारे यहाँ पर हो गया H1 रिसेप्टर वाले, आपको ये दिख रहे होंगे। और इसका यूजेस क्या हो गया, देखो एक यहाँ पर हमारी ये होती है सीजनल एलर्जी होती है। सीजनल आपने ये सुना होगा भाई कि यार सर्दी आ गई, अब मुझे रेगुलर जुकाम रहेगा, कोई कहता है मुझे बारिश के टाइम पे जुकाम रहता है, कोई कहता है इस टाइम पे। तो इस तरह की कुछ सीजनल वाली बीमारियां होती हैं, एलर्जी हो जाती हैं, उसमें ये हमारी हेल्प करती है, उसमें ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी। जैसे राइनाइटिस हो गई, फिर प्यूराइटिस हो गई, फिर राइथेमा हो गया। तो ये सब हमारी कुछ नॉर्मल बीमारियां हैं। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी या कोई ऐसा वर्ड है जिसका आपको अगर मतलब नहीं पता है, आपको समझ नहीं आया क्या है, तो आप तुरंत वर्ड को जो है गूगल पे टाइप कर सकते हैं, आपको पूरा का पूरा इन डेप्थ आपको सारा मतलब मिल जाएगा। तो ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अब ऐसे एक आध चीज छूट जाती है इतनी बड़ी वीडियोस में, तो अगर कोई चीज छूट जाती है तो आप उसको खुद जाके कवर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। चलिए सेकंड हमारे यहाँ पे आता है सिट्राइजिन। तो सिट्राइजिन का आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, और ये मोस्ट कॉमन दवा है जो हमारी रेगुलर यूज की जाती है कोई भी एलर्जी की बीमारी के लिए। आपने सुना होगा ना भाई बीमारी एलर्जी वगैरह है तो सिट्राइजिन ले लो, और एक और साथ में आती है हमारी लीवोसिट्राजिन, तो वो आपको यहाँ दिख रही होगी। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, देखो सिट्राजिन हमारी नॉर्मल ये है, और जो लीवोसिट्राजिन है वो हमारा इसी का इनैंसियोमर होता है, यानी कि इनैंसियोमर और सिट्राजिन होता है। स्ट्रक्चर देख लो, ये हमारा नॉर्मल है। कॉमन क्या है यहाँ पर, सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो H है हमारा वो इस तरह बिलो द प्लेन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरह ये हमारे दोनों काम होते हैं। अब दोनों का काम क्या होता है, सेम वही है, H1 रिसेप्टर को जाके ये ब्लॉक कर रहे हैं, ये भी हमारे वही काम कर रहे हैं, सेम ही है उसकी तरह। और दूसरी चीज देखी जाए तो इसका काम होता है एलर्जी में, सिम्टम्स में, रनिंग नोज, ईचिंग आई, स्नीजिंग, तो ये भी हमारा सेम सिट्राजिन जैसे काम करता है। फंडा इतना सा है कि ये हमारा बहुत ज्यादा पोटेंट होता है, यानी कि लीवोसिट्राजिन और सिट्राजिन। आपने एक क्वेश्चन शायद सुना होगा कि लीवोसिट्राजिन सिट्राजिन में हम कौन सी ज्यादा, मतलब आखिर क्यों डॉक्टर लोग जो है वो लीवोसिट्राजिन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। रीजन क्या होता है कि लीवोसिट्राजिन हमारा थोड़ा सा ये इनैंसियोमर होता है, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है, और अगर आप लेट करो कि ये सिट्राजिन है, ये लीवोसिट्राजिन है, तो सिट्राजिन अगर आपने ली 50 ग्राम और लीवोसिट्राजिन आपने सिर्फ ली 25 ग्राम, तो ये जो हमारी होगी वो इसी के बराबर हमको इफेक्ट देखने को देगी। तो इसी वजह से लीवोसिट्राजिन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसके नुकसान भी ज्यादा हैं, और एक तरह से कहें तो ये भी एक इसका अपडेटेड वर्जन ही, यानी कि बनी ये सिट्राजिन से ही है। तो ये हमारे सिंपल ड्रग थे। अब हम आगे यहाँ पे समझते हैं, एक लास्ट हमारी चीज यहाँ रह जाती है H1 रिसेप्टर में, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो अगर आपको याद हो तो हमारे मास्ट सेल का काम क्या था कि ये हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ा रहे थे, मतलब हिस्टामिन इन्हीं में से निकल रहा था। मास्ट सेल से मोस्टली हमारा हिस्टामिन जो है मास्ट सेल के अंदर से निकलता था, ये सिंपल फंडा था। अब यहाँ पर मास्ट सेल स्टेबलाइजर का मतलब क्या है कि ये हमारी इसकी रिलीज को ही रोक देते हैं, यानी कि क्या करेंगे, ये हमारे इस मास्ट सेल पे अप्लाई होंगे तो ये इसकी रिलीज को रोक देंगे, यानी कि अब क्या होगा, अब हमारा हिस्टामिन इससे बाहर नहीं जा पाएगा। और जब हमारा हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होगा तो सिंपल सा फंडा है कि हमारी बॉडी में कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो दो तरह के हमारे ड्रग थे, जो H1 एंटागोनिस्ट में हमारे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थे, वो क्या कर रहे थे, वो हिस्टामिन की रिलीज को नहीं रोक रहे थे, वो रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, इसका इकलौते ही ऐसे ड्रग हैं जो क्या कर रहे हैं, हिस्टामिन की रिलीज को ही रोक देते हैं। तो अब जब हिस्टामिन रिलीज ही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इसका एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये हमारा बाइंड ही नहीं होगा रिसेप्टर को जाके। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। और ये हमारे और भी कुछ चीजों को इनहिबिट करता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए और ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ये भी हमारे कुछ चीजें जो हमारी क्या करती है, इस मास्ट सेल के अंदर से ही निकलती है ना, ये सारी चीजें। और भी कुछ इन्फ्लामेटरीज हमारे हो गए, तो ये सब हमारे क्या करते हैं, इस मास्ट सेल के अंदर से निकलते हैं। तो ये क्या करते थे, मास्ट सेल को इस तरह स्टेबलाइज कर देंगे कि मास्ट सेल से हमारे हिस्टामिन या ये और जो हमारे अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, ये हमारे रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो ये इनका मेन काम होता है यहाँ पर। अब जैसे ये हमारे कुछ और चीजें उसको एक्टिवेट होने से रोक देते हैं, जैसे ईस्नोफिल हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट। तो ये भी हमारे कुछ एलर्जी वाली चीजें होती हैं। अगर आप कभी देखोगे तो अगर कभी मतलब शॉप वगैरह पे पैथोलॉजी पे अगर आपकी जांच होगी तो उसमें अगर आप बोलोगे ना कोई इन्फेक्शन का या एलर्जी वगैरह की जांच कर दो, तो वो आपका ईस्नोफिल की भी एक अलग से जांच होगी, और आपकी सीबीसी आएगी, उसमें आपके न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, इनकी चीजें होगी, प्लेटलेट, इन सब चीजों की भी आपको सारी चीजें लिख के आती हैं। तो ये सब भी आपकी एलर्जी वगैरह के लिए कॉज करते हैं। तो इन सबको क्या कर देगा, ये एक तरह से इनहिबिट कर देगा। इसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में क्या हो जाती हैं, कब हो जाती हैं। तो ये थोड़े हमारे यूनिक और एक अलग ही तरह के हमारे ये स्टेबलाइजर जहां पर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक ड्रग आता है
क्रोमोनिल सोडियम आता है, उसका आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जहाँ पे बात करें तो ये क्या कर देगा, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, यानी कि मास्ट सेल है डीग्रेनुलेट होते तो ये हमारे इसकी ये लेयर है ये हमारी हटती, ये चीज़ हमारी बाहर आती, इसमें से हमारा हिस्टामिन जो है बाहर निकलता, तो ये इस डीग्रेनुलेशन को रोक देते हैं। तो ये सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो रिलीज को हिस्टामिन को या बाकी और चीज़ों की रिलीज को ये क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। और एक और क्या करते हैं, ये हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स को भी इनहिबिट कर देते हैं। आपको याद हो अगर तो जो हमारा कैल्शियम इन्फ्लक्स था ये चीज़ हमारी क्या कर रही थी, इस जब आपने रिलीज पढ़ा था तो इस कैल्शियम रिलीज से क्या हो रहा था, ये चीज़ हमारी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, हिस्टामिन रिलीज हो रहे थे। तो ये क्या करते हैं, इस कैल्शियम को भी क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, यानी कि हर तरफ से बाधा बन जाते हैं ये। और जब कैल्शियम ही यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो मास्ट सेल से हमारे हिस्टामिन जो है वो रिलीज नहीं होंगे। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म था यहाँ पर। और यूजेस की बात करें तो हमारे ब्रोंकियल अस्थमा, वही हमारे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की ठीक करने में हेल्प करते हैं। फिर जो हमारी एलर्जिक रिएक्शन है उसमें ठीक करते हैं। और ये भी हमारे कंजक्टिवाइटिस में भी हेल्प करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने वहां पूछा था, जिन्होंने कमेंट्स में लिख दिया होगा ठीक है, वरना आप समझ लो क्या होता है। जो हमारी आंख होती है तो आई वॉल होती है, फिर आई लिड वगैरह होती है ऊपर की अंदर के साइड, तो वहां पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी मतलब इन्फ्लामेशन आ जाती है, हल्की बहुत सूजन भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो हमारी बीमारी होती है यही हमारी ये वाली कहलाती है। तो ये सिंपल था यहाँ पर फंडा था, ठीक है। चलिए अब हमारे अब यहाँ पर ये क्या हो गया, H1 एंटागोनिस्ट अच्छी तरह से कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। अब H2 का हमारा सिंपल और एक ही मतलब मोस्टली यही काम इसका क्या होता है, देखो H2 रिसेप्टर को जब हम ब्लॉक करते हैं तो ये हमारा क्या करता है, जो एसिड प्रोडक्शन हमारी बॉडी में होती है HCl होती है, उस HCl को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। रीजन क्या है, देखो जब हमारा हिस्टामिन H2 पे बाइंड होगा, जो मैं यहाँ पे एंटी हिस्टामिन की बता रहा हूँ, जब हमारा H2 इस पे बाइंड होता है तो ये इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो HCl बनता रहता है हमेशा, क्या काम होता है HCl का, हमारे खाने को थोड़ा पचाएगा, उसको काटेगा, थोड़ा डिग्रेड करेगा, ये सब काम उसके होते हैं HCl के हमारी बॉडी में। अब अगर किसी वजह से हमारे HCl क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो HCl इंक्रीज होकर क्या होगा, हमारी बॉडी में नुकसान होंगे बहुत ज़्यादा, अल्सर हो जाएंगे, हमारी ड्यूडेनल डैमेज हो सकती है, और ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगी तो ये हमारी बॉडी के अंगों अंदर की जो चीज़ें उसको भी ये एक्सेस में डैमेज कर सकती है। ये सब इसके नुकसान होते हैं। और ये सब हमारा होता कब है, जब हमारा हिस्टामिन जो होता है वो H2 के ऊपर जाके बाइंड करता है, ये इसके नुकसान होते हैं। तो हम एंटी हिस्टामिन यहाँ क्यों लेते हैं, वो क्या करेगा, वो इस H2 को जाके ब्लॉक कर देगा। और इसकी वजह से अब क्या होगा, अब जो हमारा हिस्टामिन है वो जहाँ के बाइंड तो होगा, बाइंड ही नहीं हो पाएगा, तो ये कोई भी अपना असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और हमारा जो HCl है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो ये हमारे H2 एंटागोनिस्ट का सिंपल था यहाँ पर क्या था, मैकेनिज्म था। तो अब हमको यहाँ पे दो टॉपिक आगे पढ़ने, एक हमारा है गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, और एक हमारे ये H2 एंटागोनिस्ट को हम अभी देख ही रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का कंबाइंड मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों लगभग हमारे क्या है, सेम ही है। यहाँ पर हमारी बॉडी में पेट होता है, स्टमक होता है, सबको पता है। स्टमक का ये एक हमारी लेयर होती है पैराइटल लेयर, और इस पैराइटल लेयर को हम थोड़ा और जूम करेंगे तो इस तरह हमारी ये निकल के आती है, और इसके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं पैराइटल सेल। तो अब मैं एक पैराइटल सेल को यहाँ पे बहुत ही बड़े में बताने वाला हूँ, और उसी की मदद से आपको सारा कुछ मैकेनिज्म जो है समझाने वाला हूँ। तो समझो कि ये हमारी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक पैराइटल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर तीन तरह के हमारे रिसेप्टर होते हैं, इसको मैं मानता हूँ एसिटाइल कोलिन वाला, और एक हमारे यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये हमारा हो गया गैस्ट्रिन रिसेप्टर हो गया, और एक हमारे यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया H2 रिसेप्टर, यानी कि हमारा हिस्टामिन वाला रिसेप्टर। अब यहाँ पर हमारी एक प्रेजेंट होती है प्रोटॉन पंप, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारी मैं दूर लिखता हूँ थोड़ा सा, प्रोटॉन पंप ये हमारी हो गई, ये हमारी प्रोटॉन पंप हो गई। इसके अंदर हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ATPase, कौन से वाले, H पॉजिटिव और K पॉजिटिव वाले, ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब आप इतना समझते जाओ, ये हमारी पूरी की पूरी होगा पैराइटल सेल होगा। राइटिंग थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना, आपको नोट्स में बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अब समझो होता क्या है, हमारी बॉडी में मतलब नॉर्मली हमारा HCl कैसे फॉर्म होता है, तो हमारी बॉडी में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म करते हैं, यानी कि H2CO3। अब इनका यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसकी वजह से ये हमारे किस में टूटते हैं, HCO3 नेगेटिव और यहाँ पर एक H पॉजिटिव। इस तरह ये हमारे दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब जो हमारे ये HCO3, अगर आपको याद हो हमारे ब्लड में कौन कौन से होते हैं, बफर सिस्टम, कार्बोनिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें होती है। तो ब्लड में हमारा क्या ये पहुंच जाता है, HCO3 नेगेटिव, ये हमारा कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। सिंपल था फंडा, ये हमारा कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। अब जो हमारा ये H पॉजिटिव है, ये हमारा क्या करता है, इस प्रोटॉन पंप की मदद से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी से यहाँ पर ये हमारा पैराइटल सेल था, इस पैराइटल सेल से, यानी कि देखो यहाँ पे ये पैराइटल सेल मैंने अंदर साइड से लिया, तो यहाँ से रिलीज होके, और ये रिलीज होके हमारे स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा H पॉजिटिव क्या हो जाता है, यहाँ के द्वारा हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। अब यहाँ से एक चीज हमारी और है, जो क्लोरीन है, वो हमारे यहाँ से इधर रिलीज होते रहते हैं ऑलवेज।
तो ये हमारा क्लोरीन है यहाँ पे। तो यहाँ से क्लोरीन यहाँ पहुँचते रहते हैं, इधर से हमारा हाइड्रोजन यहाँ पहुँचता रहता है, ये हाइड्रोजन पहुंचता रहता है। तो अब ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं यहाँ पर HCl, और ये HCl हमारा पेट में यहाँ पर बनता रहता है। ये नॉर्मल सा यहाँ पे फंडा होता है। और ये हमारी जो ATP है यानी कि H पॉजिटिव K पॉजिटिव जो प्रोटॉन पंप है, इसमें क्या होता है H पॉजिटिव हमारे यहाँ से बाहर निकलेगा और K पॉजिटिव हमारे यहाँ पर क्या आता है, अंदर आता है। इसीलिए ये हमारी पूरी की पूरी पंप होती है। इतना आप नॉर्मली समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं, देखो ये नॉर्मल फंडा कैसे हमारा HCl बनता है। अब समझते हैं इस बनने को हमारी चीजें बढ़ाती कौन सी हैं। तो अगर एसिटाइल कोलिन हमारे यहाँ बॉडी में बाइंड होता है, तो एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में CA2 पॉजिटिव आयन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फिर आते हैं गैस्ट्रिन की बारी। तो गैस्ट्रिन का भी काम क्या होता है कि वो भी हमारी बॉडी में क्या करता है, CA2 पॉजिटिव यहाँ पे आयन को बढ़ा देता है। अब बारी आती है H2 रिसेप्टर की। तो H2 रिसेप्टर हमको क्या पता है, ये हमारा एक GPCR वाला रिसेप्टर है। तो इसका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में क्या करता है, साइकिल के एम्प को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और अगर आपको GPCR याद हो तो इनडायरेक्टली इसका काम क्या होता है कि ये भी हमारा क्या करता है, CA2 पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और इसका काम क्या होता है कि अब जो हमारा ये H पॉजिटिव आयन है, तो ये चीज क्या करेगी, इस H पॉजिटिव आयन की एक्सोसाइटोसिस को बढ़ा देगी। यानी कि अब जो हमारी H पॉजिटिव आयन है, ये हमारी यहाँ से पैराइटल सेल से बाहर निकल के हमारे पेट में पहुंचने लगते हैं। तो ये हमारा पैराइटल सेल है, और जो इसके बाहर का एरिया ये हमारा क्या है, यहाँ पर स्टमक है। तो मैं अभी लिख दे रहा, आपको समझ आएगा। तो ये स्टमक है। तो यहां से अब हमारा ये H पॉजिटिव क्या होगा, यहां से और ज्यादा तीव्र गति से और स्पीडली क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा। तो आपने देखा कि इनडायरेक्टली तीनों हमारे क्या कर रहे हैं, HCl की जो हमारी जो H पॉजिटिव इसको बाहर निकाल रहे हैं, Cl यहाँ प्रेजेंट है, तो HCl के साथ मिलकर क्या बना रही है, HCl फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि तीनों के तीनों ही इनडायरेक्टली हमारे HCl की सीक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ये तीनों का यहाँ पर काम होता है। ठीक है, तो ये आप नॉर्मल फंडा आप समझ गए होंगे कैसे हमारा बनता है, क्या बनता है। और ये जो हमारा होता है वो हमारे ATP है, यानी कि जो H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATP जो हमारा एंजाइम है, इसकी मदद से होता है। और ये पूरी की पूरी जिसमें ये हमारा एंजाइम काम कर रहा है वो हमारी क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन पंप है। तो ये नॉर्मल सा एक फंडा है जिसकी मदद से हमारा जो HCl है वो बन के हमारे स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो हिस्टामिन का हमारा H2 एंटागोनिस्ट वाले थे उसके बारे में। तो देखो H2 में काम क्या है कि जब भी हमारा हिस्टामिन क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, और हिस्टामिन यहाँ जाके बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा, साइकिल के को एक्टिवेट करेगा, और उसकी मदद से क्या होगा, कैल्शियम आयन की हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो हमारी HCl को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा हिस्टामिन बाइंड होता है तो उसका काम भी क्या आता है कि वो हमारी H पॉजिटिव यानी कि HCl को सीक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम क्या करते हैं, जब हम H2 एंटागोनिस्ट को लेते हैं तो उनका काम क्या होता है कि वो यहाँ आएंगे और इस H पॉजिटिव का जो हमारा रिसेप्टर है इसको जाके क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और इसको ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि अब हमारा इधर का फंडा रुक जाता है, यानी कि अब हमारा जो HCl सीक्रेशन है वो हमारे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई हिस्टामिन बहुत ज्यादा लग रहा था। अब हिस्टामिन नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं बनेगा, भाई बिल्कुल बंद हो जाएगा तो आपका खाना ही नहीं बचेगा। तो बिल्कुल बंद नहीं होता है H2, इससे हमारा हिस्टामिन से केवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो हिस्टामिन है वो उसकी HCl जो हमारा यहाँ पर है, इस HCl की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे हमारी कम होने लगेगी। तो ये हमारा यहाँ पर काम होता है H2 एंटागोनिस्ट का। तो आई होप कि आप लोग इसका मैकेनिज्म समझ गए होंगे कि H2 एंटागोनिस्ट हमारे एक्चुअल में हमारी बॉडी में काम कैसे करते हैं। और मैंने इसके लिए आपको यहाँ शॉर्ट में डायग्राम भी बता रखा है जिससे आपको ये इजी तरीके से जो है समझ आ जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो ये हमारा हो गया H2 एंटागोनिस्ट के बारे में। साइक्लिक एम्प ये सब बातें मैंने आपको बता दी है, वही सारी की सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसके हम ड्रग्स देखते हैं। तो टोटल 3 ड्रग्स के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। पहला हमारे यहाँ पे आता है सिमेटिडीन, यानी कि ये आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। और सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पर हम पहले लेंगे 2-क्लोरोएसिटोएसिटिक एसिड, फिर हम यहाँ फॉर्मामाइड लेंगे। देन हमारे यहाँ पर इन दोनों को आप इनको बस आपको जोड़ देना है। इसको जैसे यहाँ जोड़ोगे हमारा बन जाएगा 4-कार्बोक्सी 5-मिथाइलिइमिडाज़ोल। फिर उससे हमारा एक यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा, इसकी अगेन रिएक्शन कराएंगे, फिर हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसकी अगेन यहाँ रिएक्शन कराएंगे, फिर हमारा एक इंटरमीडिएट बनेगा, और फाइनली हमारा इससे जो है यहाँ पर सिमेटिडीन यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो ये सिंथेसिस है, इसको आप एक दो बार बना के देख लेना, आपको सारा कुछ याद आ जाएगा। देखो मेन हमारा कोलॉजी और मेडिकेम में जो सबसे मेन फंडा वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर कंपाउंड का, सॉरी मेडिकेम में आपका स्ट्रक्चर, और उससे भी जरूरी आपका होता है मैकेनिज्म। अगर आपको ये याद है कि ये ड्रग हमारी बॉडी में जाके काम कैसे कर रहा है तो आपको सारी की सारी बाकी बातें याद आ जाएगी। अब हम चलिए हम सिमेटिडीन का यहाँ मैकेनिज्म देखें। तो वही मैंने बताया, H2 रिसेप्टर को जाके ये क्या करेगा, एंटागोनाइट करेगा। यूजेस गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, यानी कि ये हमारे ये H2 एंटागोनिस्ट क्या है, इनका मेन काम क्या है कि जो हमारा गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर हो रहा था, अल्सर क्यों हो रहा था, एसिड की प्रोडक्शन बढ़ रही थी तो वो हमारी जलन कर रही थी, पेट में जलन करने की वजह से वहां पर अल्सर हो जाते हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं, आपसे पूछूं अल्सर क्या चीज होती है,
अल्सर का मतलब सिंपल होता है, मान लो ये आपकी किसी की, मेरी मान लो ये स्किन है और यहाँ पर मैं अगर एसिड डालता हूँ तो एसिड की वजह से क्या होगा कि ये चीज़ हमारी थोड़ी सी वर्न हो जाएगी और जलने की वजह से क्या होगा कि अब हमारी स्किन पे कुछ इस तरह के ये बबल्स से उठाएंगे जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं फोड़े से। तो यही तो हमारे एक्चुअल में अल्सर होते हैं। और ये अल्सर हमारे हो कब रहे हैं, जब हमारी जो स्टमक है वहाँ पर एसिड की यानी कि HCl की सीक्रेंस बढ़ गई। तो HCl अगर जरूरत से ज़्यादा होगा तो वो हमारी अंदर की लेयर को क्या कर देता है, वर्न करने लगता है, जलाने लगता है। और उस जलाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारे धीरे धीरे ऐसे फफोले, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हमारे फफोले यानी कि अल्सर यहाँ पर एक तरह से जनरेट हो जाएंगे, बन जाएंगे। और ये बाद में फिर जलन करते हैं, इस पर कोई चीज़ टच होगी तो खाने में पीने में हर तरफ आपको जो है दिक्कत होने लगेगी। तो ये हमारे अल्सर होते हैं। अब गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल का मतलब क्या है, गैस्ट्रिक मतलब हो गया पेट के अंदर, ड्यूडेनल यानी कि आपको याद है मैंने अभी स्टमक बनाया था, हाँ, तो देखो ये हमारा स्टमक है, ऊपर से बनते हुए आ रहा है हमारे ईसोफेगस से, तो ये जगह हमारी ड्यूडेनल कहलाती है ना। तो यहाँ से हमारा स्टमक इतना एसिड इतना बढ़ जाता है कि हमारा ऊपर की तरफ जाने लगता है एसिड, और फिर इस जगह पे ये हमारी थोड़ी ज़्यादा कमजोर होती है, ज़्यादा मजबूत नहीं होती, तो यहाँ पर हमारे अल्सर जो है कॉज हो जाते हैं। तो ये इस तरह हमारे ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं। तो इन दोनों को ठीक करेगा, अगर हमारे एसिड जो है वो कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे क्या होने लगेंगे, ठीक होने लगेंगे। ठीक है, बाकी हमारी बॉडी में सलाइवा और ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो इसको और ज़्यादा कम करेंगे। तो ये हमारा हो गया सिमेटिडीन वाला। अब हम बात करते हैं फेमोटिडीन। तो इसका बस आपको स्ट्रक्चर देखना है, बाकी सारे काम इसके वही सेम है, जो हमारे सिमेटिडीन के थे वही हमारे सेम काम है। मैकेनिज्म आपको वही नॉर्मल जो H2 एंटागोनिस्ट का था वही आपको मैकेनिज्म सब में लिखना पड़ेगा। और कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, थोड़ा सा ये हमारा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उससे ज़्यादा काम वही है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में काम आता है। तीसरा हमारा रेनिटिडीन है, इसको भी आपने देखा था, इसका भी मैकेनिज्म हमारे जो बाकियों का था वो हमारा सेम होगा, काम भी हमारा बाकियों की तरह सेम होगा, बस इसका क्या है यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर गैस्ट्रिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब यहाँ गैस्ट्रिक आएगा, मतलब वो एक ही बात है, मेन इसका क्या काम है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो अब इसको हम अगर समझें तो क्या इसका काम होता है, देखो ये हमारे एक तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होता है, ये बात अभी जान लो क्या होते हैं, ये हमारे इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मतलब क्या है कि ये हमारे एक तरह से उसको जो इनएक्टिव कर देंगे कंपाउंड को, तो अब वो कंपाउंड हमारा मतलब जो हमारे जो आप समझिए क्या होता है, कैसे ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए देखो, ये हमारे पूरे का पूरा पैराइटल सेल था जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्या था, कैसे सारा कुछ आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद हो, देखो इधर से जो एसिड बना था ये आपको पता चल गया। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या करना है, इस वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमको एक चीज पता है फाइनली कि जो हमारा एसिड यानी कि एस जो हमारा निकल रहा है वो हमारा कहां से निकल रहा है, इस प्रोटॉन पंप से निकल रहा है। तो अगर हम इस प्रोटॉन पंप को ही रोक दें तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे यहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड हो, चाहे यहाँ पे गैस्ट्रिन बाइंड हो, चाहे यहाँ पे हिस्टामिन बाइंड हो, यहाँ पे कितना भी एसिड बन जाए, इस पैराइटल सेल से हमारा H पॉजिटिव बाहर ही नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम इस प्रोटॉन पंप को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो सेम कहानी हमारी यहाँ पे अप्लाई होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में, क्योंकि ये थोड़ी महान आत्मा होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये इस प्रोटॉन पंप को ही खत्म कर देते हैं। समझे, जैसे सिंपल मान लो कि मान लो यहाँ पर एक कोई कमरा है और यहाँ से मतलब जेल है, ये मान लो जेल है, एक सिंपल सी बात है। यहाँ से हमारे लोग यहाँ भागते हैं, अब यहाँ पर लोग उसको पकड़ के रखे होंगे किसी लोग को, तो यहाँ पर लोग पकड़ रहे हैं और इसको बाहर ये जा रहा है, रुक रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे जो दरवाजा है इसको हम एकदम सील कर दें, पैक कर दें, तो अंदर हमको रोकने की जरूरत ही नहीं, भाई कितने भी रुक जाए बंदे, कोई मतलब ही नहीं है, इस गेट से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इस गेट से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो भाई जेल तोड़ के बाहर ही नहीं जा सकते। हमने वही सेम पढ़ना है, एग्जाम्पल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करें, इस प्रोटॉन पंप को क्या कर देते हैं, हम इनहिबिट कर देते हैं। इस प्रोटॉन पंप जैसे ही रुक जाएगी, हमारा जो H पॉजिटिव वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये इसका सिंपल सा फंडा होता है यहाँ पर। अब करते कैसे हैं, इस चीज को आपको जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत जानना है। तो कहानी जो थी वो मैंने यहाँ पे भी लिख रखी है, आपको समझ आ जाएगी। एक हमारे में एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पर H पॉजिटिव के ATPase, वो हमारा इसको मतलब जो H पॉजिटिव इसको बाहर निकालने में यहाँ से हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी ये मैकेनिज्म बना रखा है जिससे आपको इजीली समझ आ रहा है। तो जो हमारे ड्रग्स होते हैं, PPI वाले जो हमारे ड्रग्स होते हैं, वो कंटेन करते हैं सल्फोनिल ग्रुप को। अब ये सल्फोनिल ग्रुप क्या करता है, ये हमारा क्या करता है, यहाँ पर जो हमारे ATPase एंजाइम होते हैं इसको जाके सब्स्टिट्यूट अपने साथ मतलब जोड़ देता है। कैसे, मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आपको वैसे जरूरी नहीं है इतना ज्यादा डिटेल्स में लिखने की, पर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख रखा है नोट डाउन। तो समझो, ये हमारा एक नॉर्मल PPI का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, एल्काइल ग्रुप यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ये नॉर्मल है। तो जब ये हमारा यहाँ पे ब्लड के जरिए, एक और चीज बता दूं, ये हमारा इस पैराइटल सेल में पहुंचता कैसे है,
ब्लड के जरिए पहुंचता है, यानी कि खून के द्वारा पहुंचता है। तो जैसे ही ब्लड के जरिए ये हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव के साथ होके कंबाइन H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा कि यहाँ पे दूसरी इसकी फॉर्म बनाता है, जिसमें देखो ये N हमारा इसके साथ जाके बाइंड कर गया, यहाँ पे सीधा हो गया, यहाँ जाके बाइंड कर गया। तो अब हमारा ये कुछ इस तरह की रिंग हो जाती है। अब हमारा ये सल्फर इसके आगे बाइंड करेगा। ये सब आप समझ लो, इतना आपको डिटेल्स में लिखना नहीं है, बस आप नॉर्मल समझो। तो हमारा कंपाउंड में जाता है फाइनली ये, यानी कि इसने अपनी पहले फॉर्म चेंज की, जैसे ये इस फॉर्म में आया तीसरी में। अब क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एंजाइम होता है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको आप 16 यहाँ बोल सकते हो। H पॉजिटिव के ATPase बॉन्ड S बॉन्ड H, तो इस तरह ये हमारा फॉर्म होता है। अब क्या होगा, ये वाला जो S है वो इसके साथ यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, कंबाइंड हो जाएगा। तो देखो अब हमारा ये कंपाउंड है, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये वाला हिस्सा उठा लिया, बाकी आप खुद देख लेना। तो देखो यहाँ पर ये इस S के साथ में ये हमारा बाकी का जो हिस्सा वो यहाँ पर क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, बाइंड हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा एक नया ड्रग यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म हो जाएगा। अब ये ड्रग हमारा क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा इजीली। और अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये जो हमारा एंजाइम था ये यहाँ से क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। भाई ये एंजाइम हमारा क्या हो गया, हमने उसके साथ जो हमारे पीपीआई थे उसके साथ हमने इसको बाइंड करके मेटाबोलाइज करा दिया, यानी कि इसको हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया, मेटाबोलाइज हो गया, हमारा धीरे धीरे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हमारा एंजाइम यहाँ से जा चुका है। तो अब क्या होगा, इस प्रोटीन पंप का कोई चीज ही नहीं है, कोई दरवाजा ताला कुछ है नहीं, यानी कि अब ये खुलेगा ही नहीं। और जब खुलेगा ही नहीं तो हमारा ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर ही निकलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब ये जो हमारी प्रोटॉन पंप है ये अच्छी तरह क्या हो गई, एकदम ब्लॉक हो गई है। तो अब इसके ब्लॉक होने की वजह से ना ही हमारा H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकलेगा और ना ही हमारा कोई यहाँ पर HCl या एसिड जो है प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह यहाँ पर क्या होगा कि हम HCl की प्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा, और एक ये मॉडर्न तरीका और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी वजह से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इस चीज को डिक्रीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई भी काम देखने को हमको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पर फंडा था, इस तरह ये हमारा पूरा काम करता है। और एक अगर आपको याद हो, जब मैंने रिलीज बताया था, तो जो हमारे ECL सेल होते हैं, यानी कि ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी हमारे क्या करते हैं, एंटेरोक्रोमोफिल सेल्स लाइक सेल्स होते हैं। तो ये भी हमारे हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। तो ये हमारे जब रिलीज करते हैं तो ये हमारा हिस्टामिन जो है यहाँ पर H2 के ऊपर जाके बाइंड करता है। ये एक चीज छूट, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, छूट गई थी ये हमारी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ स्टमक में बाइंड करते हैं। तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज करते हैं। ये हमारे ब्लड से आते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो वो क्या करेगा, इस पूरे के पूरे को यहाँ ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक होने की वजह से हमारा H पॉजिटिव बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ना ये बाहर निकलेगा, ना ही हमारा HCl जो है प्रोड्यूस होगा। तो आई होप आप लोग ये पूरा का पूरा फंडा समझ गए होंगे, किस तरह हम तीनों का मैकेनिज्म समझते हैं। तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये पता है ना, तो आप बाकी चीजों को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। और ड्रग्स का सभी का जो है ऑटोमेटिक सेम काम है। अब जैसे ओमेप्राजोल समझते हैं, तो इसका आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा होगा, और जो इसका मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म हमारा सेम ही है। सिलेक्टिव और इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, यानी कि हमारे जो पीपीआई है वो क्या करेंगे, इस प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देंगे। कैसे इनहिबिट करते हैं, ये हमारे इस एंजाइम को क्या कर देंगे, अपने साथ बाइंड करके इसको रोक देंगे, एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। इसकी वजह से हमारा ना HCl बनेगा, ना कोई और प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये हमारे फाइनल जो हमारा स्टेप होता है प्रोडक्शन का, ऐसे प्रोडक्शन का, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है। यूजेस की बात करें तो ये हमारा पेप्टिक अल्सर में काम आ रहा है। फिर हमारा एक आता है इरोसिव इसोफेगेटाइसिस, और एक हमारा आता है एलिसन सिंड्रोम। तो इसको मैं आपको अगर आता हो तो आप कमेंट करके लिखना, बाकी मैं इसको अभी बता दूंगा। बाकी जो हमारे इरोसिव ईगोफाइटोसिस है, इसमें का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इसोफेगस है, ये हमारी क्या होती है, फूड पाइप होती है। तो यहाँ से हमारा एसिड जब ऊपर आने लगता है तो वो इस चीज को क्या करेगा, डैमेज करने लगता है। और इसके डैमेज होने की जो हमारी चीज है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इरोसिव इसोफेगाइटिस, यानी कि यहाँ पर हमारी क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। तो इस चीज को भी भाई ठीक करेगा। अब धीरे आपकी फूड पाइप में पूरे अल्सर हो गए, फूड पाइप आपकी पूरी डैमेज होने लगी, खाना खाने में भी दिक्कत होगी, बाकी चीज में भी दिक्कत होगी। तो इस चीज को भी हमारे क्या करते हैं, बाद में ठीक करते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल यहाँ पर हो गए हैं। अब यहाँ पहला हमारा ये आप समझ गए होंगे कौन सा था, ओमिप्राजोल। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है लोरासोप्राजोल। तो इसका डायग्राम आपको यहाँ स्ट्रक्चर आपको इस तरह दिख जाएगा। मैकेनिज्म हमारा सेम है, जैसे उनका मैकेनिज्म था वैसे ही हमारा इसका मैकेनिज्म होगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो सेम है वैसे, बस मैं यहाँ आपको ये समझा दूं, जो हमारा ये एलिसन सिंड्रोम था इसको हम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक वगैरह होता है, इसमें बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगता है, ट्यूमर वगैरह बन जाते हैं। इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाते हैं। तो यही सिंपल रीजन था। एक हमारा था गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स था। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो एसिड है वो हमारा ऊपर आने लगता है ज्यादा, यानी कि जो हमारा पेट का एसिड है वो हमारे इस इसोफेगस में ऊपर आने लगता है। तो इसी को यहाँ पर रिफ्लक्स बोला गया है।
और इसकी वजह से होगा कि भाई ऊपर आएगा एसिड तो भाई आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है। कई बार देखा होगा कभी कभी ऐसी वॉमिटिंग हो जाती है इसके गैस के चक्कर में, वो एकदम जलन कॉज करती है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है यार पूरा गला छिल गया हो, इस तरह की वॉमिटिंग भी आती है। फिर हार्ट बर्न कर सकता है, चेस्ट पेन करेगा, तो ये सब नॉर्मल काम है जो हमारे यहाँ पर होंगे अगर हमको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स होता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तीसरा हमारा लास्ट रेबिप्राजोल है, तो मैकेनिज्म सेम है, बस आपको यहाँ स्ट्रक्चर देखना है, बाकी सारा काम जो हमारा पहले की तरह सेम है। पेंटाप्रोजोल है, इसका भी स्ट्रक्चर आपको देखना है, बाकी सारी चीज़ हमारी इसकी क्या है, सेम है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारी जो एंटी हिस्टामिनिक थी वो हमारी यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इसमें कोई भी कमी है, कुछ चीज़ें छूट गई हो, कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा समझनी हो, कुछ चीज़ें रह गई, तो इस सब के बारे में आप जो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, नेक्स्ट पूरे यूनिट में किसी में कंप्लीट करेंगे। और वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई तो कमेंट करके आप सारा कुछ हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर। एंड इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, या आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और यूनिट कंप्लीट होते ही आपको जो है वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।